नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु बचन इंस्टीट्यूट में। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार के संगम में फंसे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये संगम पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो जी हां दोस्तों, जो सेकंड बुक हमारी चल रही थी इसका संगम पूरी तरीके से पूर्ण होगा और आप लोग 99% तक गारंटी दे रहा हूं, प्रत्येक टॉपिक को फंसा कर दिखा दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आज आपका टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों, इस टॉपिक पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि एक ये और एक होता है गोलीय अवतल पृष्ठ का, एक होता है उत्तल पृष्ठ का। ये दोनों में से एक ना एक जरूर आता है, तो बस आप लोग ध्यान रखना क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को सीखने से पहले मुझे आप थोड़ी सी जानकारी दो कि आप जानते हैं ये कौन सा हमारा लेंस होता है? क्या आप जानते हैं ये लेंस हमारा कौन सा होता है? आप कहेंगे सर जी हम बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपको हाई स्कूल में जिसने भी पढ़ाया होगा पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया होगा। इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस और इसको कहते हैं अवतल लेंस। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अवतल वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने अवतल डाला है तो अवतल के लिए अध्ययन करेंगे, आज हम उत्तल के लिए अध्ययन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, मैं इसे हटा रहा हूँ और आपके लिए चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, इसका, इस टॉपिक का। और ध्यान रखना भाई साहब, इस टॉपिक के चित्र में ही पूरी जान है। अगर तुमने चित्र सीख लिया तो पूरा टॉपिक तुम्हारे लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने किसका एक प्रश्न ले लिया। देखो, अगर इस प्रकार से मैं इसे बना दूं और तो मेरा कौन सा हो जाएगा? ये अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका एक प्रश्न ले लिया केवल, और ये मैंने इसकी एक मुख्य अक्ष बना दी। क्या बना दी? मुख्य अक्ष। इसकी क्या बना दी मैंने? एक मुख्य अक्ष। यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है? यहाँ पर आप जानते हैं ध्रुव P होता है। क्या होता है? ध्रुव P। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है हमारा? एक ध्रुव P होता है। अब आप लोग ध्यान दो, मान ले रहे हैं कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है। क्या है? इसका वक्रता केंद्र C, जिससे मैं क्या डाल रहा हूँ? एक अभिलंब डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? एक अभिलंब। भैया ये क्या डाल दिया मैंने? एक अभिलंब डाल दिया। ध्यान रखना, ये क्या था? मेरा वक्रता केंद्र C था, अब वक्रता केंद्र C से मैंने अभिलंब डाल दिया। ध्यान रखना, अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र C से ही डालते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब मेरे पास यहाँ पर मान ले रहा हूँ कोई एक बिंदु वस्तु O है, कोई एक बिंदु वस्तु O है, जिससे क्या चलेगी? प्रकाश किरण चलेगी। लेकिन इस प्रकाश किरण के चलाने से पहले आप लोग एक बात समझ लें, मैंने यहाँ पर क्या बनाया? अवतल लेंस का एक पृष्ठ बनाया, यानी कि गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो ये किसका होगा? कांच का। ये किसका होगा? कांच का। ठीक है, और इसके बाहर क्या होगी? वायु। क्या होगी? वायु। यानी कि जैसे ही मैंने ये पृष्ठ बनाया, इसने दो माध्यमों को अलग अलग कर दिया। एक माध्यम क्या था? मेरा वायु, और एक माध्यम क्या था? मेरा कांच। ध्यान रखना, तो वायु वाले माध्यम को हम कहेंगे विरल माध्यम, क्योंकि वायु हल्की होगी उसकी तुलना में, और इसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। इसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये होगा हमारा विरल माध्यम और ये होगा हमारा सघन माध्यम। अब आप लोग एक बात बताओ भैया, यहाँ पर क्या रखी है? हमारी कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिससे क्या चलेगी? प्रकाश किरण चलेगी। अब देखो, ये प्रकाश किरण किस माध्यम से जा रही है? वायु से जा रही है। कहाँ से जा रही है? वायु से। ये हमारी प्रकाश किरण जा रही है। क्या जा रही है? प्रकाश किरण। देख लेना, अभी यहीं तक आ पाई है, अभी यहीं तक आ पाई है। इसे जाना कैसे चाहिए? इसे जाना कैसे चाहिए? इसे जाना चाहिए इस प्रकार से। थोड़ा सा प्यार से समझ लेना, अगर आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर थोड़ा डार्क करके मैं बना दे रहा हूँ। इसको जाना कैसे चाहिए? ये जो प्रकाश किरण आई, अब देखो, अब शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क करके बना दिया मैंने। इसे किस प्रकार से जाना चाहिए? इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगी? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रकाश की अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना कैसा चाहिए? इस प्रकार से। लेकिन ये कहाँ झुक जाएगी? ये थोड़ी सी अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो, इसे जाना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से। ठीक है, ये किरण है हमारी, ये किरण है इस प्रकार से। ध्यान दें आप लोग, ये किरण है। ठीक है, ये इसे जाना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ी सी, कहते हैं हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, कहाँ झुक जाएगी? अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये हल्की सी अपने अभिलंब की ओर
झुक जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था कल वाली वीडियो में कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसे जाना कैसे चाहिए था, इस प्रकार से, लेकिन झुक कहाँ गई, अपने अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई। तो क्या ये किरण जो झुकी है, जो विचलित हुई है, इसका प्रतिबिंब हम आगे कहीं प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पीछे खींच कर लाएंगे, थोड़ा सा पीछे खींच कर लाएंगे, और जब थोड़ा सा पीछे खींच कर लाएंगे तो इस किरण का हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, इमेज प्राप्त होगी, जिसे हम आई मान लेंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इस किरण का हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए अब हम इसे डार्क कर दे रहे हैं, इस किरण का क्या प्राप्त होगा, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना भाई साहब, हमने ये किरण डाली थी इस प्रकार से, इसे जाना इस प्रकार से था, लेकिन ये थोड़ी सी विचलित हो गई थी। कहाँ, अपने अभिलंब की ओर। कहाँ विचलित हो गई थी, अभिलंब की ओर। हम इसे कह सकते हैं कोई बिंदु मान लो, इसे बिंदु एम पर विचलित हुई थी जगह। ठीक है, अब सुनो, हमने इस किरण का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त कर लिया, यहाँ पर प्राप्त कर लिया। कहाँ प्राप्त कर लिया, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, कोई एक क्या डाल देते हैं, लंब। यहाँ पर हमने कोई एक लंब डाल दिया इस ध्रुव P के लिए, यहाँ पर लिख दो, और जो हमने लंब डाला है उसे हम n से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे, n से। ध्यान रखना, उसे हम क्या कह देते हैं, n कह देते हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग, और मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो इस किरण में बताओगे आप लोग आपतित किरण कौन सी है। देखो, मैंने बिंदु वस्तु O से एक किरण चली थी, इस किरण को क्या कहेंगे हम, आपतित किरण। ये किरण गई है इस प्रकार से, ये गई है इस प्रकार से। देखो सुन लो, ये किरण गई इस प्रकार से और इस प्रकार से डॉट डॉट में निकल गई। ठीक है, थोड़ी सी विचलित हुई थी, ध्यान रखना, जाना ऐसे था और ये थोड़ी सी विचलित हो गई। तो आप लोग एक ही बात बताओ, ये किरण हमारी कौन सी होगी, आपतित किरण होगी। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। तो इस कोण के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस कोण को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, आई, आपतन कोण आई कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा जो कोण बना है पूरा, भैया एक बार दोबारा समझ लो आप लोग, ये क्या है, हमारी चित्र को समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। ये क्या है हमारी, ये है हमारी आपतित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो हमारा कोण बनता था उसे हम क्या कहते थे, आपतन कोण आई कहते थे। ठीक है, अब आगे सुनो आप लोग, हमने आपको बताया था कि हमारी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसे हम कहते थे अपवर्तन कोण। अब देखो अपवर्तित किरण कौन सी है, ये किरण जब गई थी इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तित होकर थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई थी, तो इसे हमने पीछे खींचा था। कहाँ खींचा था, पीछे, इस प्रकार से खींच लिया। तो ये किरण कौन सी हुई हमारी, अपवर्तित किरण हुई। अभिलंब कौन सा है, ये। तो एक बात बताओ तुम लोग, यूं देखो, यूं, इस प्रकार से। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ध्यान रखना, ये हमारी किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, और ये क्या है हमारा अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आप अपवर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण R। अब ध्यान रखो ना आप लोग, देखो यहाँ पर मैं एक कोण मान ले रहा हूँ कोई अल्फा, यहाँ पर क्या मान ले रहा हूँ, अल्फा, यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं बीटा, और यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं कोई गामा। क्या मान लिया मैंने, गामा। ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फा मान लिया, यहाँ पर बीटा मान लिया, और यहाँ पर गामा मान लिया। ठीक है, अब सुनो, हम यहाँ पर और भी कुछ मान सकते थे, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब आप लोग ध्यान दो, इस प्रकार से हमारा चित्र बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे वो भी आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी हम कुछ दूरी मान ले रहे हैं, एच। अब भाई साहब ये चित्र बन गया। अगर इसमें कोई कमी हो, चित्र किसी के समझ नहीं आया हो, तो एक बार वीडियो को पीछे करना और पूरा चित्र आप लोग समझ लेना। ठीक है, पूरे चित्र को आप लोग समझ जाओगे बहुत अच्छे से। मेरा मानना है कि मैंने कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब इस डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसमें अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो लिखने में कितना लिखेंगे आप, माना कि एक अवतल गोलीय पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, माना कि एक अवतल गोलीय पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, जिसमें एक माध्यम विरल माध्यम है और एक माध्यम सघन माध्यम। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर का माध्यम सघन माध्यम है तथा पृष्ठ के बाहर का माध्यम विरल माध्यम है। ठीक है, कौन सा है, विरल माध्यम है। इस माध्यम अर्थात विरल माध्यम में वायु है और सघन माध्यम में कांच है। तब इसके ध्रुव
इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर भाई साहब? एक वस्तु रखते हैं हम लोग, एक बात बताओ, ध्रुव से जो वस्तु रखी जाती है उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे यू, है ना। ध्रुव से यू दूरी पर एक वस्तु ओ रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु एम पर टकराती है। कहाँ टकराती है? बिंदु एम पर टकराती है और भाई थोड़ी अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसका प्रतिबिंब हम बिंदु आई पर प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ प्राप्त कर लेते हैं? बिंदु आई पर प्राप्त कर लेते हैं। अब अभी मैंने आपके लिए बताया था कि वस्तु से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? यू। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? बी। ठीक है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? आर, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो लिखने का तरीका बता दिया, इसमें ज़्यादा लिखने को है भी नहीं। माना एक अवतलगोलीय पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है, ठीक है। कितने माध्यम को? दो माध्यमों को अलग करता है। इसके ध्रुव पी से यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु वो रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु एम पर टकराती है, जो थोड़ी अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है। इस विचलित किरण का हम प्रतिबिंब बिंदु आई पर प्राप्त कर लेते हैं। इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए तब इस स्थिति में स्नेल के नियम से, देखो हम चल रहे हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम हमने आपको पढ़ाया था, दूसरा वाला नियम था प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। क्या था हमारा? साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यही था हमारा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पृष्ठ बहुत पतला है, ये पृष्ठ बहुत पतला है, तब साइन को छोड़ने पर, ठीक है, हम साइन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मान लिया कि पृष्ठ बहुत पतला है, तब साइन को छोड़ने पर, देखो हम साइन को छोड़ रहे हैं और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ? आई अपॉन आर बराबर एन। आप लोग लिख देना यहाँ पर कि माना कि पृष्ठ बहुत पतला है, तब साइन को छोड़ने पर, ठीक है। देखिए इस आर की गुणा कहाँ कर दूंगा मैं? इधर, तो मेरा आ जाएगा आई बराबर एन आर, और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे इसे? समीकरण नंबर 1। अब हम आगे कार्य करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था, 9th क्लास में आपको सिखाया गया होगा बहिष्कोण। नहीं सिखाया गया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहिष्कोण क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक मैं चित्र बना रहा हूँ इस प्रकार से। बहिष्कोण क्या होता है आप लोग सीख लेना। आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 30, यहाँ पर ले रहा हूँ 60 और यहाँ पर ले रहा हूँ 90। आप देख सकते हैं तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश। एक बात आप और भी जानते हैं, किसी रेखा पर बना ये कोण क्या कहलाता है? 180 अंश का कहलाता है, ठीक है। ये बात तो जानते हैं आप लोग। ये पूरा कोण है, ठीक है, और ये पूरा बना देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 नीचे हो जाएगा और टोटल हो जाएगा पूरा फिर हमारा 360 का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इस रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इसी चीज़ को समझाऊंगा। देखिए यहाँ जब तुम देखोगे, यहाँ पर ये क्या है? एक रेखा है तुम्हारी, एक क्या है? रेखा है। तो इसका टोटल कोण कितना होना चाहिए? 180 का होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 180 का। लेकिन यहाँ बचा कितना हमारा? कितना बचा यहाँ पर? यहाँ बचा हमारा 150। तब ये टोटल पूरा कितना होगा? 180 का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए आप लोग, जब हम लोग, ये भी इस प्रकार से हमारी एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, और जब ये हमारी एक रेखा है तो इस रेखा पर भी पूरा कोण बनना चाहिए 180 अंश का। तो कितना बचा यहाँ पर? 60 तो इधर निकल गया, तो यहाँ बचा कितना? 120, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। देखिए ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर 90 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर होना कितना चाहिए? पूरा 180। तो 90 तो इधर रह गया, तो यहाँ कितना बचा? 90। अब सुन लेना बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण होता क्या है? बहिष्कोण यही होते हैं जो बाहर वाले कोण होते हैं, त्रिभुज के बाहर वाले कोण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। अब बहिष्कोण होता क्या है ये तुम्हें परिभाषा आती होनी चाहिए। बहिष्कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए ये 150 है, ये क्या है? 150। तो ये अंदर के कोई दो कोणों के योग के बराबर होगा। देखो इस वाले कोण को छोड़कर देखते हैं, 90 और 60 को जोड़ो कितना आएगा? 150। आप चाहो तो इस वाले को देख लो, ये है, तो इस वाले को छोड़ो और अंदर के दोनों कोणों का योग करो, कितना आएगा? 90 आएगा। आप चाहो तो इस वाले को देख लो, देखो 120 है यहाँ पर, तो इस वाले को छोड़कर
अंदर के दोनों कोणों का योग करो कितना आएगा 120 आएगा। देखिए 30 और 90 कितना हुआ 120। तो आप लोग समझ गए बहिष्कोण वह कोण होता है जो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग, मैं ये बहिष्कोण लगाऊंगा यहाँ पर, मैं देखो यहाँ पर किस प्रकार से बहिष्कोण लगा रहा हूँ, थोड़े प्यार से समझना यहाँ पर। ठीक है, थोड़े अच्छे से। मैं चल रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज ओ एम सी में। किस में चल रहा हूँ? त्रिभुज ओ एम सी में। दिमाग लगा लियो थोड़ा सा, किस में चल रहा हूँ? ओ एम सी में। देखिए त्रिभुज ओ एम सी में, जब मैं त्रिभुज ओ एम सी में चलूंगा तो देखिए मेरा क्या होगा। यहाँ पर मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओ एम सी में। तो जब मैं ओ एम सी में जाऊंगा त्रिभुज में, तो आप लोगों के लिए एक चीज नजर आएगी बहुत अच्छे से। देखिए ये है मेरा ओ, और ओ से मैं यहाँ तक गया एम तक। कहाँ तक गया? एम तक। और एम से कहाँ गया मैं? बिंदु सी तक। कहाँ गया? बिंदु सी तक। जब मैं बिंदु सी तक आ गया तब देखो इसमें तुम्हें ये कोण क्या दिख रहा होगा? बहिष्कोण दिख रहा होगा, बाहर का कोण। देखो ये तो मेरा त्रिभुज बना और ये मेरा कहाँ है? बहिष्कोण। तो जो तुम्हारा बहिष्कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए जब मैं इस त्रिभुज में चला हूँ, किसमें? इस त्रिभुज में, तो इसमें मुझे यहाँ पर कौन सा कोण मिल रहा है? अल्फा। और यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? ये पूरा कोण। देखिए ये पूरा कोण, पूरे कोण में चल रहा हूँ, पूरे त्रिभुज में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पूरा कोण बना होगा वो कौन सा मिल रहा है मेरा? देखिए वैसे भी आप देख सकते हो ये रेखा कौन सी है मेरी? आपतित किरण। और ये कौन सी है मेरी? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? आई। तो ये दो कोणों के योग के बराबर कौन होगा? ये गामा होगा। इसे हम बहिष्कोण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गामा बराबर हमारा कितना आएगा? यहाँ पर गामा बराबर आएगा हमारा, गामा बराबर आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस आई। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस आई। यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो ये अल्फा इधर आ जाएगा, गामा माइनस के अल्फा। तो सीधा करके लिख दे रहा हूँ मैं, आई बराबर मिलेगा मुझे गामा माइनस अल्फा। इस प्रकार से मुझे किसका मान प्राप्त हो गया? ये आई का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा आर का मान। देखिए अब मैं चलूँगा त्रिभुज आई एम सी में, आई एम सी में। तो देखिए जब मैं आई एम सी में चल रहा हूँ, अब देख लेना आप लोग, जब आई एम सी में चल रहा हूँ तो मुझे ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं। अब मुझे इतना त्रिभुज चाहिए। कितना त्रिभुज चाहिए? इतना। देखो अब मुझे केवल और केवल इतना त्रिभुज चाहिए, इतना त्रिभुज, मुझे इतना त्रिभुज चाहिए। ठीक है, और इतने त्रिभुज के लिए मेरा कोण कौन सा बन रहा है? ये कोण बन रहा है इतना सा। ठीक है, इतना कोण बन रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये जो गामा होगा, जो बहिष्कोण, अब अंदर के दो कोणों के योग के कैसा होगा? बराबर होगा। यहाँ पर तो कोण कोई है ही नहीं, तो इस कोण को छोड़ दें अगर हम, तो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, बीटा प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर मैं चल रहा हूँ त्रिभुज आई एम सी में, त्रिभुज आई एम सी में, आई एम सी में जब हम चलेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा, देखिए आई एम सी में चल रहे हैं तो हमारा आ जाएगा गामा बराबर, गामा बराबर हमें मिलेगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। ठीक है, हम आर का मान निकालें तो बीटा हमारा इधर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ बचेगा आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो इस प्रकार से हमें किसका मान मिल जाएगा? आर का भी मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम आई और आर के मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो भैया थोड़ा सा ध्यान दो, आई के और आर के मान मैं कहाँ रख रहा हूँ? समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो देखो आई का मान क्या है मेरा? गामा माइनस के अल्फा। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं गामा माइनस के अल्फा। देखिए गामा माइनस अल्फा यहाँ लगा दिया मैंने, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर चिन्ह लगा दिया। एन है, एन लिख दिया। आर का मान बताओ मेरा कितना आया? गामा माइनस के बीटा, गामा माइनस का बीटा। और इस प्रकार से मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। मैं इसकी कर दूंगा इसमें गुणा, तो देखो क्या आएगा मेरा? गामा माइनस अल्फा बराबर, इसकी जब इसमें गुणा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एन गामा माइनस एन बीटा। क्या आ जाएगा? एन बीटा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, गामा वाले को एक तरफ कर लूँगा और बकाया को एक तरफ कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर देख लो आप लोग, कहाँ पर? यहाँ पर
जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस गामा को ले जाऊँगा मैं इधर, ठीक है, और इसको ले आऊँगा इधर। तो देखो ये माइनस का है, जब ये वाला पद इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ हो जाएगा एन बीटा, क्या हो जाएगा, एन बीटा। ये एन बीटा इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ अल्फा माइनस का पहले से ही मौजूद है, माइनस का अल्फा यहाँ पहले से ही है, बराबर। इसे मैं हटा रहा हूँ, आप लोग इसे इधर लिख लियो, ठीक है, वायु, इधर लिख लो वायु, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अब मैं गामा को कहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ। एन गामा यहाँ बचा हुआ है, एन गामा, और इस वाले गामा को मैं इधर लेके जाऊँगा, ये प्लस का इधर जाकर का हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का गामा। तो एन बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से गामा मैं कॉमन ले रहा हूँ, जब गामा मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा एन माइनस का 1, और ये बन जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, अल्फा बीटा गामा के मान निकालूंगा। देखो अल्फा बीटा और गामा के मान यहाँ से निकाल लूँगा मैं अच्छे से, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए मैं क्या करूँगा और कैसे निकालूंगा। यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, यहाँ अगर तुम लोग ध्यान दोगे, मैं सबसे पहले अल्फा का मान निकाल रहा हूँ, किसका, अल्फा का। तो मैं चलूँगा त्रिभुज ओ एम एन में, किस में चलूँगा, त्रिभुज ओ एम एन में। जब मैं त्रिभुज ओ एम एन में चलूँगा तो मेरे पास क्या क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है इसमें देखिए लंब, और क्या मिल रहा है मुझे इसमें, आधार। लंब और आधार किस में आता है मेरा, भैया लाल बटे कक्का जानते हो आप लोग, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लंब और आधार जो होता है, लंब और आधार, ये लंब और आधार किस में मिलता है हमें, बताओ आप लोग। लंब और आधार हमें tan में मिलता है, किस में मिलता है, tan में। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम tan ले लेंगे, ठीक है। हम त्रिभुज में किस में चलेंगे, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ओ एम एन में चलने पर, ओ एम एन में। जब त्रिभुज ओ एम एन में हम जाएंगे तब देखिए हमें क्या मिलेगा, तब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ओ एम एन में जाने पर हमें मिलेगा tan अल्फा बराबर, क्या मिलेगा, tan अल्फा बराबर लंब आएगा। लंब क्या होता है हमारा, एम एन, क्या होता है, एम एन। लंब क्या है हमारा, एम एन, लंब क्या है भैया, एम एन, ठीक है, बटे में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ एन, क्या है, ओ एन, ओ एन। अब क्या है तुम्हें बता दूं मैं, ये जो एन है ना, इसे हम लोग ध्रुव पर ही मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि सभी दूरियां हमारी ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि एन और पी के बीच की दूरी कैसी है, नगण्य है। तो भाई साहब इस एन को हम कहाँ मानेंगे, बिंदु पी पर ही मानेंगे। कहाँ मानेंगे, पी पर। तो एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan अल्फा बराबर एम एन। एम एन तो हमारा क्या था, ये हिस्सा था। एम एन क्या था, ऊपर वाला ये हिस्सा था, एम एन। और नीचे वाले हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओ तो ये है, ओ से लेकर हम पी तक मान सकते हैं। एन की जगह पर क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तो यहाँ हम कर सकते हैं पी, क्या कर देंगे, ओ पी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ क्या है हमारा, tan अल्फा बराबर एम एन दिख रहा होगा तुम्हें, क्या दिख रहा होगा, एम एन। तो आप लोग बताओ एम एन, यानी कि एम एन, यहाँ से यहाँ तक एम एन कितना है, एच है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एच। ओ पी, ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है, यू है। और ध्रुव से इस तरफ की दूरियां जो होती हैं वो किस में मापते हैं हम लोग, माइनस में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का यू। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि इसका पृष्ठ कैसा है, बहुत पतला है, इसलिए हम इन निष्पत्तियों को सभी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एच अपॉन माइनस का यू आ जाएगा। ये मिल गया हमें अल्फा का मान। किसका मिल गया, अल्फा का मान। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब हमें अल्फा का मान मिल गया तो अब हम लोग किस में चलेंगे, देखिए अब हमें चाहिए बीटा का मान। तो हम चलेंगे त्रिभुज आई एम एन। अब देखिए हम लोग क्यों ना डायरेक्ट पी में चले, क्योंकि एन के लिए हम कहाँ मानते हैं, पी पर ही मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दी थी, एन में चलकर। कहाँ पर चलकर, एन में चलकर। तो हम लोग एन के लिए जब पी पर ही मानते हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट पी में चलें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पी में चल रहे हैं, इसमें एक स्टेप बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम एक स्टेप कम कर देना, ठीक है। तो देखिए हम चल रहे हैं डायरेक्ट त्रिभुज ओ एम पी में, क्योंकि एन को हम पी पर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ एम पी में, कहाँ चल रहे हैं हम, पी में, ठीक है। देखो
और यार बात ख़त्म करो, उसमें चलोगे तो एक स्टेप और बढ़ेगी, रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, एन की जगह पी के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब ओ एम उसमें जाना है तो हमें कितना लेना होगा, टेन बीटा। अबे हम लोग ओ में कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, आई में चलना है। किस में चलना है, आई में, आई एम पी में। ठीक है, तो टेन बीटा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, टेन बीटा। और टेन बीटा बराबर हमारा क्या आएगा भाई साहब, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा यहाँ से यहाँ तक, एम एन। लंब क्या है हमारा, एम एन है ना, एम एन। और आई से लेकर पी तक हमारा कितनी दूरी है, बी, यानी कि इसे हम पहले आई पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई पी। अब भाई साहब इसकी वो लगा दो, देखो निष्पत्ति हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ पतला है तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, बीटा। एम एन का मान कितना है, एच। आई पी कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक बी है, कितना है, बी। और ये काय में आएगा, माइनस में, क्योंकि आप जानते हो ध्रुव से इस तरफ की दूरियाँ माइनस में मापते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा बीटा का मान। किसका मान मिल गया, बीटा का। अब हम लोग किसका निकालेंगे, गामा का मान। किसका निकालेंगे, गामा का। जब गामा का निकालेंगे तो हम चलेंगे त्रिभुज सी एम पी में। अब एन में नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि एन को हम पी पर ही मार रहे हैं। ठीक है, तो सी एम पी में त्रिभुज, देखिए त्रिभुज सी एम पी में आप चाहें तो पी की जगह पे एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एन को और पी को एक ही बिंदु मान लेते हैं दोनों के लिए, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है। सभी दूरियां हम ध्रुव से ही नापते हैं। तो सी एम पी में चलना है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, टेन गामा बराबर एम एन। लंब क्या होता है, एम एन, और बटे में भैया क्या आ जाएगा हमारा, सी पी लिख दो। क्या लिख दो, चाहे सी पी लिख दो, चाहे सी एन लिख दो, क्योंकि इन दोनों दूरियों को एक ही मानते हैं। ठीक है, सी पी लिख दिया हमने, एक स्टेप हमारी बच जाएगी। ये टेन तो हट जाएगा हमारा, तो यहाँ गामा आ जाएगा हमारा। एम एन क्या है हमारा, एच, और सी पी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर। ये आर काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा गामा का भी मान निकल के आ जाएगा। किसका मान निकल के आ गया, गामा का। अब अल्फा बीटा गामा के मान उठाकर हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, समीकरण 2 में। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया, मैं हटा रहा हूँ इसे। ठीक है, ये बहिष्कोण वाला कॉन्सेप्ट था, काफ़ी देर पहले समझा दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के मान लगा रहा हूँ समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कार्य कर रहा हूँ मैं। जब समीकरण 2 से कार्य कर रहा हूँ तो ये है मेरी समीकरण 2। तो देखिए मैं किस प्रकार से इसमें कार्य करूँगा। ठीक है, ये मेरा एन है, मैं एन यहीं पर रखूँगा इसे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। यहाँ मेरी क्या थी, एन थी, और भाई साहब यहाँ क्या है मेरा, बीटा। और बीटा का मान कितना है मेरा, एच अपॉन माइनस के बी। तो यहाँ लिखूँगा मैं एच अपॉन माइनस का बी। ठीक है, अब सुने आप आगे। यहाँ क्या है मेरा, माइनस का एल्फ़ा, माइनस का एल्फ़ा, और एल्फ़ा का मान मेरा कितना आया है, एच अपॉन माइनस का यू, एच अपॉन माइनस का यू बराबर, यहाँ मेरा क्या है, गामा। और गामा का मान मेरा कितना आया है, एच अपॉन माइनस के आर, एच अपॉन माइनस के आर, और यहाँ क्या है, एन माइनस का 1, इतना आया है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो मैं लोग क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना गौर से, कतई नेक सा बस। अब ये यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं। जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो देखो एन की गुणा हो जाएगी अंदर, एन की गुणा कहाँ हो जाएगी, अंदर। तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर, एन एच अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का बी, और यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो सकता है, बट हम करेंगे नहीं। ठीक है, देखो हम आपको बताएं क्यों नहीं कर रहे हैं इसे। एच अपॉन माइनस का यू बराबर एच अपॉन माइनस का आर, और यहाँ क्या आ जाएगा, एन माइनस का 1। अब देखो ऊपर से मैं क्या ले रहा हूँ, एच कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एच, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। तो ऐसे मान लो आप लोग, माइनस का मैं एच कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा मेरा, एन बचा, और यहाँ से माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा, बी बचा। ठीक है, यहाँ से देखिए एक माइनस तो बाहर आ गया, लेकिन एक माइनस रह गया है, तो यहाँ रहेगा, और एच भी मेरा बाहर आ गया है, तो कितना रह गया यहाँ पर, 1 अपॉन यू। ठीक है, और इस प्रकार से ये बराबर, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ये माइनस में ऊपर लिख सकता हूँ इस प्रकार से, एच अपॉन मेरा आर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा एन माइनस का 1। ठीक है,
मेरा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे यहाँ पर क्या बचेगा, n/b माइनस का 1/u और बराबर मेरा आ जाएगा n-1/r। और यही होता है मेरा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, मेरा मानना है मैंने पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों को ये सिखाया है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पूरा चित्र आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया, फिर उसके बाद पूरा डेरिवेशन भाई साहब बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना, बिंदु एन को हम लोग पी पर ही मान लेते हैं, चाहे आप एन ले लेना चाहे पी ले लेना, एक ही बात है। हम दोनों के लिए एक ही समान दूरी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे तैयार कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके लिए जगा दे और कहीं भाई साहब जाग जा, तेरा वक्त आ गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना।